दो अल्फा दो बीटा, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन ग्लोबिन की सब में गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर ऐप में ना बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है। गुड आफ्टरनून सर। पूछ लेना, कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन हो ना वो पूछ लेना मुझे। सर मैं आपको सेंड कर दिया हूँ सर, आप खाली रहोगे ना तो वो आंसर बता दीजिएगा। ओके, वो बहुत सारे क्वेश्चन है तो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम लेकर। हाँ ओके सर, आप खाली रहोगे तो बता दीजिएगा। ये तो एक काम करना ना, तुम अपना सॉल्यूशन भी भेज देना, ओके सर। है ना, तो फिर देखूंगा उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो बता दूंगा यहाँ पे मिस्टेक है। ओके सर। यदि सही होगा तो बोल दूंगा सही है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर, मतलब आंसर उसमें गलत दिखा रहा है ऐप में। अच्छा, हाँ नहीं हो सकता है गलत होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? लिंकेज वगैरह, सेक्स लिंकेज पढ़ लिया था। चलो आज हम देखने वाले थे पेडिग्री एनालिसिस, है ना, पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अरे धीरे-धीरे। पेडिग्री एनालिसिस। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? किसी को पता है तो बताओ तब तक। कोई बच्चा जानता है पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? सर इससे पता चलता है कि जो बीमारी हो रही है, मतलब वो डिसीज जो मतलब जीन्स कंटेन कर रहे हैं, तो पता चलता है कि फैमिली में किसको था, उससे किसको पहुंचा, ऐसे कुछ। उसको हम सर वो एनालिसिस। फैमिली ट्री का कुछ एनालिसिस करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, फैमिली में कोई रोग जो है वो किस प्रकार से वंशागत हो रहा है उसका अध्ययन जो है वो पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। और पेडिग्री एनालिसिस करके हमको ये पता पड़ जाएगा कि रोग जो है वो किस प्रकार का है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, किस प्रकार का है, और उसका आगे बच्चों में जाने का क्या प्रोबेबिलिटी रहता है, ये सब हमको पता चल जाता है। उसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। देखो जरूरत क्या है, जैसे मान लो कोई भी लक्षणों का अध्ययन करना है, जैसे कोई लक्षण का अध्ययन करना है मान लो हमें, ठीक है, और हमने देखा कि वो लक्षण जो है वो मटर के प्लांट में, मान लो मटर के प्लांट में, कि मटर के पौधे में या कोई जानवर में, कोई फ्रूट फ्लाई के अंदर किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है, तो फिर क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है क्या?
बहुत आसान काम है। हम क्या करते हैं 3 जनरेशन 4 जनरेशन 5 जनरेशन तक उनको स्टडी करते हैं और हमको आइडिया लग जाता है कि ये लक्षण किस प्रकार से वंशागत हो रहा है, किस प्रकार से इनहेरिट हो रहे हैं। लेकिन इंसानों के केस में, अब इंसानों के केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पता पड़ा तुमने ना एक नर ले लिया जो कलर ब्लाइंड है और एक मादा ले ली जो नॉर्मल है और दोनों के बीच में तुम जो है वो कुछ करवा रहे हो, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे लिए और उनके बीच में कुछ करवा रहे हैं। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? अनएथिकल। अनएथिकल। ऐसा थोड़ी होगा कि एक जेल जैसा बना दिया उसके अंदर 4 नर रखे हुए हैं, दूसरा जेल बना दिया उसमें 4 मादा रखी हुई है और फिर उनको बुला बुला के संकरण करवा रहे हैं। ऐसा होगा क्या? इम्पॉसिबल। और दूसरा चीज कि कितने जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं भाई, लाइफ स्पैन जो है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ज्यादा जनरेशन की स्टडी भी नहीं कर सकते। तो बाकी जो चीजों का अध्ययन हम कर रहे थे कि बहुत सारे जनरेशन में क्रॉस करवा करके, वो इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। तब क्या करना होगा? तब तो हमें जो नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हम देख रहे हैं किसी परिवार में किस तरीके से लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनको अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दादाजी में क्या था, फिर मम्मी पापा में क्या आया, फिर बच्चों में क्या आया, फिर उनके बच्चे हुए तो उनमें क्या हुआ। तो उसका अध्ययन करके कई बार हमें किसी भी बीमारी के वंशागत होने का जो भी तरीका है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेडिग्री एनालिसिस। तो जब हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, क्या आवाज कम आ रही है? माइक तो मैंने सही यस सर। यस सर। अभी तेज आई क्या? नो सर। नो सर। अभी नहीं आई क्या? रोज से कम आ रही है क्या? रोज जितनी आती है उससे कम आ रही है क्या? ठीक है। ठीक है। नो सर। ठीक है चलिए। सर ठीक आ रही है। अपने ज्यादा फिर ज्यादा हो जाता मोबाइल का ज्यादा मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा मैं भी और जोर से चिल्ला के बढ़ाता हूं तुमको। यस सर। ठीक है। तो डिफरेंट जनरेशन में किसी लक्षण का अध्ययन करने के लिए फैमिली ट्री बनाना और उसके आधार पर अध्ययन करना ही पेडिग्री एनालिसिस होता है। और पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, कुछ सिंबल जो है उनका यूज करेंगे। वो पता होना चाहिए क्या, जब भी हम नर को प्रदर्शित कर रहे होंगे तो एक ऐसा बॉक्स बना रहे होंगे, ये किसको बता रहा होगा? ये बता रहा होगा मेल को, नर को। एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल किसको बताएगा? मादा को बताएगा, मेल को। यदि ये बॉक्स या सर्कल जो है वो ऐसे खाली है, एम्प्टी टाइप का है, तो इसका मतलब नॉर्मल। और यदि ये शेडेड हो, भरा हुआ हो, काला किया हुआ हो, इसके अंदर ऐसे शेडेड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डिजीज। रोग का ही अध्ययन कर ऐसा जरूरी नहीं है, किसी लक्षण का भी तो अध्ययन कर सकते हैं। तो वो लक्षण उपस्थित होगा, अफेक्टेड मेल होगा। डिजीज और अफेक्टेड मेल जो है उसे हम ऐसे शेड करके काला करके बताएंगे। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी शेडेड होगा, तो डिजीज और अफेक्टेड प्रभावित फीमेल। वैसे अब हम जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं उसमें यही सिंबल होगा, ऐसा नहीं होगा, हाफ शेडेड वाला नहीं होगा। बट यदि हाफ शेडेड हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हेट्रोजाइगस, है ना, और उसके अंदर रोग नहीं हो रहा है, कैरियर है। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन इन मेल, नर जो है उसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। ठीक है, फीमेल के अंदर भी ऐसे ही हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हेटेरोजाइगस फीमेल। एक बार एक सर्कल के अंदर डॉट बना देंगे, ये डॉट भी इसको बता रहा है, ये कैरियर को बता रहा है, ये फीमेल जो है कैसी है? कैरियर फीमेल। अब ये तीनों सिंबल जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये नॉर्मली हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो एनालिसिस होगा उसमें नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात। हाँ बच्चों,
सर हेट्रोजाइगस वाला जो मेल रहेगा वो तो डायरेक्ट डिसीज ही वाला रहेगा ना, तो फिर हेट्रोजाइगस में डिजीज नहीं है क्योंकि वो अप्रभावी लक्षण है। हाँ सर आपका माइक ऑफ हो गया। फोन में बात कर रहे थे। एक मिनट बच्चों। ओ सर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ तो बात है। चलो, तो ये तीनों सिंबल, ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस को ऐसे दिखा दिया। नॉर्मली जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हमें क्या होगा, हमें दो ही चीज दिखेगी, या तो नॉर्मल या डिजीज। भाई जब हम एक फीमेल को देख रहे हैं मान लो, तो एक फीमेल को देख रहे हैं तो वो फीमेल या तो हमें नॉर्मल दिखेगी या रोगी दिखेगी। कैरियर है कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ये हमें देख के तो पता नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पेडिग्री एनालिसिस में हम बाद में पता पड़ जाए और उसको हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम इन सिंबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन तुम जितने भी पेडिग्री एनालिसिस यूज करोगे मोस्टली देखोगे ये वाले सिंबल नहीं होंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये वाला मिल जाएगा जहां पर तुम्हें कैरियर फीमेल को डॉट लगा के बता सकते हैं। ठीक है, हमें खुद से पता करना होता है कि कैसा है। यदि कहीं पे ऐसा इंडिविजुअल बनाया हुआ है तो अनस्पेसिफाइड सर, तो फिर पता नहीं मेल है कि फीमेल है, ये नहीं बताया हुआ है, इसको अननोन सेक्स। ये मेल है कि फीमेल है ये हमें पता नहीं है। मान लो सपोज इसके अंदर 5 लिखा है, इसका मतलब 5 लोगों की बात चल रही है, 5 बच्चों की बात चल रही है। अब वो मेल है फीमेल है उससे या तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए उसको ऐसा बताया है, स्पेसिफाई किया है। मान लो ऑटोसोमल डिजीज है और कुछ बच्चे में नर है या मादा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मान लो सारे डिजीज है नॉर्मल है, तो फिर हम उसको इस सिंबल से बता सकते हैं। और मेल और फीमेल इसके बीच में एक डंडी बनाई हुई है, तो ये मेटिंग मीटिंग मेटिंग सब मेटिंग। मीटिंग बता रहे हैं बच्चे। मैं तो यस सर। मैरिज बोलूंगा। ठीक है, मैरिज भाई इंसानों में तो शादी वादी होती है ना तब बच्चे होते हैं। हाँ, एनिमल थोड़ी है मीटिंग करवा दी। ठीक है, मैरिज है। ठीक है, यदि कहीं पर ऐसे नर और मादा मेल और फीमेल बनाया और 2 डंडे बनाए, इसका मतलब क्या होगा? सिबलिंग्स, 2 बार में सर सिबलिंग्स में मैरिज। हाँ, जो सिबलिंग्स हैं या कोसेंगुइनियस मैरिज बोलते हैं। सिबलिंग्स जो है उनके बीच में मैरिज होगा, इसको हम बोलते हैं कोसेंगुइनियस। सर ये तो सर, लव मैरिज है। सर अगर वो मेटिंग नहीं होगा तो फिर वो मैरिड होगा, मैरिज नहीं होगा। बच्चे ये तो मैरिज को बता रहा है ना, वो लाइन ही मैरिज को बता रही है। क्योंकि शादी हो गई है। हाँ, अच्छा ओके। मैरिज भी बोल दो, कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, मैरिज भी बोल दो। ठीक है, ठीक है। तो कोसेंगुइनियस मैरिज होता है वो क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज है, सिबलिंग ही नहीं। ऐसा नहीं कि भाई बहन, क्योंकि जो एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग है, बच्चा लड़का लड़की है, उनके बीच में तो हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, चाचा के बच्चे और मतलब जो रिलेटिव कजन्स में सर, मामा मामी उन सब के बच्चे, ऐसा कई बार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोसेंगुइनियस मैरिज। समझ गए? क्लियर है बच्चे? यस यस सर। अब कभी यदि ऐसा शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद में ऐसा कुछ बना दिया, तो ये जो ब्रांचिंग्स करके ट्री जैसा बना करके और फिर जो रिप्रेजेंट किया इसको, ये क्या है? कपल्स विथ चिल्ड्रन। हाँ, कि पूरा का पूरा तो कपल्स विद चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स को बता रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल जो है वो हम यूज करने वाले हैं अभी पेडिग्री एनालिसिस में। यदि कहीं पे पेडिग्री एनालिसिस में
लाइन बनाई और उसके नीचे ऐसे ब्लैक डॉट बना दिया, तो इसका मतलब क्या? मान लो ऐसा बनाया, ये मेल है, ये फीमेल है, शादी हुई, और ये ऐसा बना दिया, तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी। नहीं Till that. नहीं, इनफर्टिलिटी नहीं, ये होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा जो है वो मरा हुआ है, स्टिल बर्थ, उसको इंडिकेट करता है। समझ गए क्या? तो ये कुछ सिंबल जो है वो हम यूज करेंगे अभी पेडिग्री एनालिसिस में। अब पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम चीजें समझें। पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए देखो कुछ लोग जो हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज किया, उससे पता पड़ रहा है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, लेकिन तुम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना, पहले कोई शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना। एनालिसिस मतलब एनालिसिस है, तुम्हें तो हर जनरेशन में देखना पड़ेगा कैसे पेरेंट हैं, उनसे कैसा बच्चा हो रहा है, उनके कैसे बच्चे हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो क्या हो सकता है, वो डोमिनेंट हो सकता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो सकती है, किस टाइप की डिजीज हो सकती है। सर इसको आप क्या बताएं, स्टील बर्थ? स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना। किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, यदि बर्थ के टाइम पे वो डेड हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो उसे हम स्टिल बर्थ बोल देते हैं। देखो अब जो डिजीज हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। या तो कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, या कोई ट्रेट जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, या फिर वो ऑटोसोमल रेसेसिव। रिसेसिव हो सकता है, या फिर वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, या वाई लिंक्ड भी हो सकता है। मान लो वाई लिंक्ड में भी डोमिनेंट रिसेसिव होगा क्या? No, यस sir. सर। No, sir. वाई लिंक में भी और डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है क्या? नो सर, नो सर। नहीं होगा, No, नहीं होगा। डिजीज कंडीशन होती है इसलिए। अब यहाँ पर तुम्हें बताना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का जब पेडिग्री एनालिसिस कर रहे होगे, तो मान लो कोई पेरेंट जो है वो ऐसा लिखा हुआ है, तो पेडिग्री एनालिसिस करते टाइम तुम्हें इसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। यस। तो इसका yes, क्या लिखोगे? इसका जीनोटाइप कैपिटल ए लिखोगे, या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखोगे, या स्मॉल ए लिखोगे? ये ऑटोसोम को बताना है, क्या लिखोगे? sir. Small is small. कैपिटल ए स्मॉल ए। सर कैपिटल है स्मॉल है। कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो तो ये समझने वाली बात है। यदि तुमको ये बात समझ में आने लग गई तो फिर आगे का काम बहुत आसान है। देखो अब ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि वो रोग करने वाला जीन कैसा है? प्रभावी। डोमिनेंट। यानी रोग कब होगा? जब वो जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा या हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। दोनों। यानी होमोजाइगस डोमिनेंट टाइप का होगा तो रोग होगा, हेटेरोजाइगस होगा तो भी रोग होगा। क्यों? क्योंकि ए वाली जीन प्रभावी जीन को कैपिटल में लिख रहे हैं। यस सर। ए वाली जीन से रोग हो रहे हैं तो वो चाहे दोनों कैपिटल ए हो चाहे एक कैपिटल ए हो, क्या दोनों ही केसेस में जो इंडिविजुअल होगा वो डिजीज होगा क्या? बोला Yes, sir. आई बात समझ में? लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन स्मॉल ए कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिसेसिव है, क्योंकि वो तो Autosomal dominant. तो फिर तो डोमिनेंट जीन एक में एक तो होनी चाहिए,
दोनों ही रिसेसिव है, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल। जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का एनालिसिस कर रहे होंगे तो हमें ऐसे सिंबल यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव में यदि सिंबल लिखना होगा तो क्या होगा? मान लो ये ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है या बीमारी है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा तो बताओ रोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नो। रोग करने वाली जीन कैसी है? रिसेसिव। रिसेसिव। रेसेसिव। और रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगी? स्मॉल की प्रेजेंस में। जब वो होम हो जाएगा सो स्मॉल ए ये क्या होगा? डिजीज होगा। और ये दोनों कैसे होंगे? नॉर्मल। नॉर्मल। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है क्या? यस सर। बहुत बेसिक बात है। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले ये समझना, जब ये समझ में आएगी बात तो आगे की पिक्चर क्लियर होगी। यही समझ में नहीं आया, यही नहीं पता और हम सीधे एनालिसिस करने लगे फर्जी है, कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। सर ऑटोसोमल सर जी ऑटोसोमल जो रिसेसिव है उसको वन टाइम और बताइए ना, थोड़ा नेटवर्क इशू प्लीज। ऑटोसोमल रिसेसिव यदि होगा तो उस केस में क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो उस केस में क्या होगा? मान लो ये है, मान लो मैंने बोला इसके अंदर ये बीमार है, ये रोगी है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा बताओ? रोगी कब हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव रोगी कब हो सकता है? जब इसके पास ए वाली स्मॉल ए वाली जीन, क्योंकि रिसेसिव और स्मॉल ए जीन वाली जीन दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, होमोजाइगस कंडीशन तभी ये रोग अपने आप को प्रकट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। यदि एक ही जीन हो और साथ में डोमिनेंट जीन नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट है, डिजीज वाली जीन रिसेसिव है, नॉर्मल जीन एक भी होगी या दोनों होगी तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। यानी नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसा होगा, दो ऑप्शन है उसके, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, और रोगी का सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, स्मॉल ए स्मॉल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई ना बात? अब देखो एक्स इक्वल अभी यूज करेंगे इसको। अभी यदि किसी को नहीं भी याद नहीं करना है, अभी हम यूज करेंगे ना तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ऐसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेल फीमेल की बात अलग अलग होगी। पहले फीमेल को देख लेते हैं। फीमेल में यदि कोई फीमेल नॉर्मल XX है, दोनों ही X क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो रोग होगा कि नहीं होगा? ये फीमेल रोगी होगी कि नॉर्मल होगी? नॉर्मली। लेकिन यदि इसके पास एक X के पास डिफेक्टिव जीन है, ये डिफेक्टिव जीन का X डैश लगा के लिख रहा हूं, जैसे XX XC होता था, मैंने डैश लगा के लिख दिया X डैश X। ऑटोसोमल X लिंक्ड डोमिनेंट है, X लिंक्ड डोमिनेंट, और एक भी यदि डोमिनेंट जीन होगी तो क्या इसके अंदर रोग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कैरियर डिजीज होगा। तो दोनों होंगे तब डिजीज होगा ना। डोमिनेंट है ना, देखो तो सही। वो रिसेसिव वाले में आएगा ऐसा। यस ओके। तो एक भी होगा तो डिजीज आ जाएगा ना। यस सर। और यदि दोनों ही ऐसे हैं तो डिजीज। तो भी डिजीज होगा। आई बात समझ में? यस सर। यस। ये तो फीमेल की बात की हमने। मेल के अंदर देखो, मेल के अंदर दो कंडीशन पॉसिबल होगी, एक तो XY और एक X डैश Y। XY वाला मेल जो है वो नॉर्मल होगा कि डिजीज वाला होगा? नॉर्मल। नॉर्मल। X वाली नॉर्मल जीन है, और यदि X डैश यानी डिफेक्टिव जीन है तो फिर वो मेल कैसा होगा? डिसीज। क्या आसान सी बात है? यस। इसी बात है, यदि समझ में आने लगी तो तुम्हें लगेगा हाँ बहुत ही आसान है, ये तो हमको पता ही है। X में रिसेसिव की बात करें यदि, तो अब ध्यान देना यहाँ पर भी फीमेल और मेल को अलग-अलग देखेंगे। फीमेल के अंदर यदि XX कंडीशन, अगेन जो डिजीज वाली जीन है उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिख रहा हूँ,
सिर्फ डैश लगा के लिख दूंगा, चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यदि मान लो दोनों ही एक्स नॉर्मल है तो ये फीमेल कैसे होगी? नॉर्मल। लेकिन मान लो फीमेल के पास एक डिफेक्टिव जीन हो और एक नॉर्मल जीन हो, तो ये फीमेल कैसे होगी? कैरियर। 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 तो क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन दिया, नॉर्मल की डिजीज। नॉर्मल। तो उसके पास एक डिफेक्टिव जीन है लेकिन दूसरी तो नॉर्मल है, ये खुद अप्रभावी है, डिफेक्ट जो जीन है वो अप्रभावी है, तो नॉर्मल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी ये फीमेल जो है वो नॉर्मल होगी। तो कोई ऐसी नॉर्मल फीमेल जिसके पास डिसीज की जीन तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही हो, तो ऐसी फीमेल को तुम क्या बोल देते हो? कैरियर। फीमेल नॉर्मल है लेकिन कैरियर। आई बात समझ में? नॉर्मल फिनोटाइप बट कैरियर। क्लियर? Yes, sir. दोनों ही डिफेक्टिव जीन होगा, इससे मैं दोनों ही डिफेक्टिव जीन होगा, तो ऐसी फीमेल क्या हो जाएगी? डिसीज। Disease. डिसीज। कितने बात करो? एक्स वाला मेल कैसा होगा? नॉर्मल। और एक्स डैश वाई डिजीज। ये हेमिनेटस है, तो इसलिए इसमें डोमिनेंट रिसेसिव वाला कोई चक्कर नहीं है, एक भी जीन होगी तो डिफेक्ट आ जाएगा। और वाई लिंक्ड वाली जीन कहां पर है? वाई क्रोमोसोम पे। तो वाई पे है तो क्या मेल से मेल में ट्रांसफर होता रहेगा क्या? Yes, sir. यस सर। इसको ट्रू बोलेंगे फिर। वाई लिंक को हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये चार चीजें हमको समझने की जरूरत है। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब क्या इसके बाद में एनसीईआरटी वाला एग्जांपल करना चाहते हो क्या पहले? यस सर। एनसीईआरटी वाला ही एग्जांपल को सर ये ऐसा क्वेश्चंस ये पेडिग्री एनालिसिस से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? देखो बच्चे, पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है किससे? डिसऑर्डर से है, तो डिसऑर्डर को ही एक्सप्लेन करने। इस जनरेशन में ऑटोसोमल, मान लो तुमको पूछ लिया कि एल्बिनिज्म जो है, मदर एल्बिनो है, फादर ये है, तो कितने बच्चों में होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम करते ही हो, बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन है ना? तो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन कुछ सालों में तो नहीं आ रहे, पहले तो आते थे, लेकिन ये हम नीट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको ना एनालिसिस आना चाहिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो हमें पता होना ही चाहिए। मान लो बहुत डिफरेंट टाइप के, इससे भी आगे बहुत सारे टाइप है, लेकिन हम सिर्फ ये चार ही टाइप के पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में मेनली इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। एक मिनट में पेडिग्री निकाल लो एनसीईआरटी वाला, वही एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला पेडिग्री जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बनाया हुआ है 1 2 3 4 बच्चे, मेल नॉर्मल, मेल जो है वो डिजीज, मेल जो है वो नॉर्मल, फीमेल जो है वो डिजीज। इसकी शादी करवा दी, चारों बच्चे नॉर्मल। तुमको आता है क्या पहले से पेडिग्री एनालिसिस वगैरह? कुछ बच्चों को आता है क्या?
कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर इसका एनालिसिस करना है, देखना है कि किस टाइप का डिजीज है। तो देख के पता पड़ रहा है कि किसी को ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है या क्या है, सीधे देख के तो मुझे नहीं पता। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस पेडिग्री एनालिसिस शोज, ऑप्शन 1 दिया है Dominant, सर autosomal. डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, पहला ऑप्शन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दूसरा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तीसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, चौथा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, पांचवा है मोर देन वन ऑप्शन पॉसिबल। 5 ऑप्शन बनाते हैं, मैं जो समझा रहा हूँ इसलिए 5 ऑप्शन बनाते हैं। सर ऑटोसोमल डोमिनेंट Dominant. सर ऑप्शन 4। 5वां ऑप्शन भी देख लो बच्चे, 4 तक ही मत रुको। कैसे करोगे? देखो, सर फर्स्ट वाला भी आ सकता है। पहले मानते हैं क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है? No, sir. नहीं है। सब X लिंक डोमिनेंट के लिए मेल कैरी करना चाहिए. यदि हम इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मान के करें तो क्या होगा? तो ये फीमेल को हमें मानना पड़ेगा क्या, या तो और या फिर x डैश x, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी क्या? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. तो xy ही पॉसिबिलिटी रहेगी, इसके पास तो डिजीज वाली चीज नहीं। अब यदि इसके पास डिजीज वाली दोनों एक्स जीन है तो क्या होगा भाई, हर एक बच्चे के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक एक्स तो मदर से ही आना है। यस सर। सर यदि हम इसे होमोजाइगस मान के चलें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सारे के सारे डिजीज आने चाहिए, वो ठीक नहीं होना चाहिए। Yes. यस यस सर। हम भी दिख रहे हैं हमें, इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं। बस में कैसे मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, देखा तुमने? यस सर। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। यदि हम ऐसा मान के करें तो क्या होगा, इसके अंदर 50% मेल के रोगी होने के चांस होंगे, 50% फीमेल के रोगी होने के चांस होंगे। Yes, sir. यस यस सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई मेल भी कुछ बीमार है, फीमेल भी कुछ डिजीज है, कुछ नॉर्मल भी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि इस एक्स से ये वाला एक्स मिले तो डिजीज फीमेल हो सकती है, इस एक्स से ये वाला एक्स मिले तो नॉर्मल फीमेल हो सकती है, इस वाले एक्स से ये वाई मिले तो डिजीज मेल हो सकता है, और इस वाले एक्स से ये वाला वाई मिले तो सॉरी इससे ये मिले तो नॉर्मल हो सकता है। यानी ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अभी तक के अकॉर्डिंग एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, अभी तक जो किया हमने। आगे अगले स्टेप पे आओ, ये नॉर्मल है, इसकी शादी फीमेल से की, यानी कि फीमेल हमेशा क्या होगी, XX, कोई जीन नहीं डिजीज वाली, No, sir. सारा बच्चा नॉर्मल होगा। Yes, Yes. sir. ये पहला वाला आंसर हो सकता है। इस पे आ जाओ, फीमेल डिजीज है, पता पड़ गया हेटेरोजाइगस ही होगी, और मेल क्या है, मेल है नॉर्मल। अब नॉर्मल मेल है, इस केस में क्या होगा, अब देखो इसके अंदर मेल के अगेन ऐसी तो रमिश ना गई, चांसेस है कि 50% मेल डिजीज हो, 50% फीमेल डिजीज होगा कि नहीं? Yes, sir. नॉर्मल हो सकता है, इस वाले एक्स से मिलता तो डिजीज होता है, लेकिन डिजीज नहीं दिखता, इस वाले एक्स से वाई फिर मिल गया मान लो, तो फिर से नॉर्मल वेव बन गया। यदि डिजीज वाले एक्स से इसका एक्स मिल गया तो ये डिजीज फीमेल भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस सर। भले ही आपको 50-50% के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चांसेस तो है।
यानी ये पेडिग्री एनालिसिस किसी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का हो सकता है। यस सर, बोला था मैंने। पेडिग्री एनालिसिस ऐसे करते हैं, देख लिया कि ऑटोसोमल होगा तो हमें सपना नहीं आ जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, हमें तो ऐसे पूरा चेक करके देखना पड़ेगा। सर बट एक्स लिंक के लिए तो जनरली मेल को कैरी करना चाहिए ना। मेल को कैरी करना चाहिए, क्या बात कर रहे हो बच्चे, कैरियर तो फीमेल वाई को भी होना चाहिए। डिसीज हो जाएगा। एक्स क्रोमोसोम जिसके पास भी उसके पास वो जीन होगी, हम्म। पास होगी तो मेल तो डिजीज शो ही कर देगा। फीमेल के पास ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट मान के क्या है तो फिर क्या होगा, फीमेल भी शो कर देगी एक भी जीन होगा। सर इसका कुछ और मेथड? बच्चे यही मेथड है, कुछ और मेथड नहीं है, बहुत सारे समझा रहा हूं। कुछ बहुत और ट्रिक्स भी होते हैं इसका। यदि तुमने कहीं शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली है अभी तक तो उस शॉर्ट ट्रिक को दिमाग से निकाल दो, वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता पड़ेगी जब तुम 5-6 एनालिसिस कर चुके होगे। ओके सर। वो शॉर्ट ट्रिक तुम अप्लाई करने लगोगे ना अभी, सारा कचरा हो जाएगा। यस सर। साथ देगा वो यही तरीका देगा जहां पर तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 2 मिनट लग जाए, लेकिन खुद से करना होगा। लेकिन 2 मिनट लगेगा नहीं, जब तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना तब तुम इसको बहुत फास्ट करने लग जाओगे। एक सेकंड में एक का पता पड़ने लग जाएगा, एक 2 सेकंड कि कौन क्या है। सर स्टार्टिंग में वो जो रिसेसिव जीन को एलिमिनेट किया उसको एक बार फिर से बताइए ना। यदि एलिमिनेट नहीं करते हैं, इसको मान लेता है XX है होमोजाइगस कंडीशन में, X' तो क्या होता, चाहे वो एक X इस X के साथ मिले या Y के साथ मिले, हर एक कंडीशन में बच्चे में डिजीज आ जाती है। यस सर। यदि कभी भी होमोजाइगस यदि डोमिनेंट टाइप का पेरेंट है तो हर बच्चे में वो ट्रेट आएगा ही आएगा, पक्का है। यदि एक पेरेंट जो है उसके पास होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है तो क्या होगा, दूसरे के पास हो चाहे ना हो, बच्चे के अंदर तो वो ट्रेट जरूर से जाएगा। कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t, क्या सारे लंबे हुए थे कि नहीं हुए थे? यस सर, हुए थे। ऐसे ही हुआ कि X' क्रॉस XY, सारे के सारे X' वाले फीचर वाले होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एक पे अप्लाई कर दिया, अब दूसरे पे अप्लाई करेंगे। देखो अब मेरे को लग रहा है कि कहीं ऑटोसोमल रिसेसिव भी तो नहीं है, चेक करके देखना पड़ेगा। एक पेडिग्री मैं बताऊंगा बस तुमको बहुत डिटेल में, बाकी एनसीईआरटी वाला दूसरा पेडिग्री तुम्हें खुद करना होगा, और जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन जहां से प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे भी पेडिग्री एनालिसिस होंगी, वो भी तुम्हें करना होगा। देखो अब मान रहे क्या, सेकंड बात कि कहीं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है, चेक करो। यदि रिसेसिव होता तो फीमेल के अंदर डिजीज आ रही, फीमेल कैसी होती, होमोजाइगस होते। X', पक्का? यस सर। संभावना नो सर। नो सर। नो। मेल कैसा होता, XY। अब यदि क्योंकि नॉर्मल है ना, हेमिजाइगस से एक भी X यदि डिफेक्टिव होगा तो इसमें तो लक्षण दिख जाएगा। इसीलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है वो ज्यादा किसमें दिखता है, नर में, क्योंकि नर के अंदर यदि एक भी जीन डिफेक्ट वाली आ जाएगी तो वो वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन फीमेल में जब तक 2 नहीं होगी तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो यहाँ पे 2 थी तो इसलिए एक्सप्रेस कर दिया उसने। बच्चों में क्या होगा, कितने नर रोगी होंगे, कितने परसेंट मादा रोगी होगी, बताओ? सारे के सारे सारे हो जाएंगे। सारे डिसीज, हाँ ऑल सन्स होंगे डिसीज वाले, और फीमेल नहीं होगी सर। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, देखा? हाँ फीमेल एक भी नहीं होगी, हाँ तो नर बनेगी वो तो। एक रोगी एक नॉर्मल है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। रिसेसिव नहीं। आई बात समझ में सब बच्चों को? यस सर। सर जी 1 टाइम और बताइए ना। देखो जब हमने देखा कि डिजीज वाली X' है, नॉर्मल जो है वो XY है, तो इस केस में बच्चे कैसे होंगे, यहाँ से X' आएगा, यहाँ से X आएगा, तो फीमेल तो कैरियर होगी यानी नॉर्मल होगी, फीमेल में रोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फीमेल में रोग हो रहा है, देखो। यस सर। तो इसका मतलब ये गलत है। ऐसे मेल में देखोगे तो X' सारे मेल रोगी होने चाहिए थे, यहाँ पे नॉर्मल भी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। आगे क्या बात समझ में? यस सर।
कंसेप्ट लगा सकते हो कि यदि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है तो फीमेल से मेल में आती है। तो यहाँ पर फीमेल से सिर्फ मेल में आना चाहिए था, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गई, फीमेल से फीमेल में भी जा रही है। तो एक ऑप्शन हमारा है। ठीक है, अब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें। ऑटोसोमल रिसेसिव यदि मानते हैं तो ये वाले क्या होगी, स्मॉल ए होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, दो पॉसिबिलिटी। अब यदि हम कैपिटल ए मान के करें तो कितने बच्चे रोगी होंगे? एक भी नहीं। सर एक भी नहीं होगा, सब कैरियर होगा। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसको मान के करें तो कुछ बच्चे डिजीज, कुछ नॉर्मल वाले ऐसे होंगे, डिजीज वाले होगा कि नहीं? यस सर। अब इस नॉर्मल की शादी नॉर्मल से करवाई, नॉर्मल क्या मान के चलूं, या तो ये या फिर ये। अब ये वाला यदि होता तो कुछ रोगी होने चाहिए थे, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये मान के चलें तो नॉर्मल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन सोचना पड़ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ऐसा मिल रहा है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी तो है, कम है। यहां पर नॉर्मल जो है यदि ऐसा मान के चलो या फिर ऐसा, दो कंडीशन हो सकती है नॉर्मल की ऑटोसोमल रिसेसिव में। यदि ये मान के करेंगे तो सारे बच्चे नॉर्मल होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यस यस सर। दोबारा मान के करें तो फिर हो सकता है कि कुछ नॉर्मल हो, कुछ डिजीज हो, कुछ नॉर्मल। इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, चांसेस कम, प्रोबेबिलिटी कम आएगी फिट बैठने की, लेकिन हो तो सकता है। आई क्या बात समझ में? यस सर। इसका मतलब तुम्हें ये पता पड़ रहा है कि एनसीईआरटी की बुक को रट नहीं लेना है, जब हम पेडिग्री एनालिसिस करने बैठेंगे तो हमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी मिल सकते हैं, इसलिए मैंने को मोर देन वन ऑप्शन वाला दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, कहीं चेक करो। खुद से चेक कर सकते हो। चलो ये तो मैं पूरा बता दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट वाला जो है ना एनसीईआरटी का, वो तुम खुद करो। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट मान रहा हूं तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये दो कंडीशन पॉसिबल है डोमिनेंट के लिए। यस सर। यस सर। मतलब ये नॉर्मल के लिए सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल है। यस। ये वाला होता तो सारे बच्चे डिजीज होते, क्योंकि सबके पास एक में एक कैपिटल ए आता। यस सर। यस सर। नॉर्मल भी है तो ये नहीं हो सकता। यदि ये मान के चले तो कुछ नॉर्मल, कुछ डिजीज, कुछ नॉर्मल, कुछ डिजीज। नॉर्मल पक्के से फिक्स हो गया, स्मॉल ए होगा तो क्या सारे बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हमेशा से फिक्स हो गया, स्मॉल ए होगा तो फिर कुछ बच्चे डिसीज होंगे, कुछ नॉर्मल। अरे ये तो बहुत ही इजीली हो गया, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिले, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसे नहीं मिला। कितना इजीली फिट बैठ गया। कौन सा डोमिनेंट? अब तुमने सारे एनालिसिस कर लिए चारों के, तो तुमने क्या देखा कि सबसे एक्यूरेटली ये फिट हो गया, सबसे एक्यूरेटली, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? इसकी आ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन हमें कम से कम मिले। देखा ना, इसीलिए में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा है, बट प्रोबेबिलिटी है कि ये इनमें से भी कोई हो सकता है। यदि ऑप्शन में मोटे वन नहीं दिया होता तब मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट करता। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा ये सबसे इजीली फिट बैठ गया।
जहां पर मेरे को ज्यादा ऑप्शन नहीं सोचना पड़ा कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो ये मान लो, वो मान लो, ऐसा नहीं हुआ, बहुत इजीली फिट बैठता चला गया, इसीलिए ये बेस्ट हो जाता। लेकिन यदि मेरे को मोर देन वन ऑप्शन दिया हुआ है तब तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा 1 2 एंड 4 जो है 1 3 एंड 4 जो है वो हो सकता है, बट सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सेट बैठ रहा है, फोर्थ बैठ रहा है। आगे बात समझ में कि माइटोटिक डिस्ट्रोफी क्यों है ये? यस सर आ गया। यस सर। यस सर। तो अब तुम मुझे नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पेडिग्री एनालिसिस करके बताओगे, यही ऑप्शन है तुम्हारे सामने, करके बता दो, जब तक मैं 5 मिनट में एक पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूं। सर जी ये रिसेसिव होंगे। कौन से? क्या बोलो 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 ना बच्चे। रिसेसिव होंगे बोल रही थी सर, सेकंड वाला ये कौन सा वाला जो था। होगा? ये कौन सा रिसेसिव होगा? सर स्मॉल है को बोल रहे होंगे शायद। स्मॉल है नॉर्मल होगा ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, स्मॉल है नॉर्मल होगा। एक भी कैपिटल जीन होगी तो डिजीज होगा, है ना? तुम नेक्स्ट वाला पेडिग्री करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, है ना? 1 मिनट में आता हूं, करो नेक्स्ट वाला पेडिग्री। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा क्या? हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव भी आ रहा। ऑटोसोमल होना चाहिए। सिर्फ ऑटोसोमल ही हो रहा है क्या? सर रिसेसिव है सर ऑटोसोमल। रिसेसिव है लग रहा है। सर ऑटोसोमल रिसेसिव। यस सर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी तो आएगा ना। सर एक्स लिंक्ड भी आएगा रिसेसिव। अब एक्स मोर के देन 2 ऑप्शन आ रहा है। अरे
किसी को पिज्जा खाना है क्या? सर भिजवा रहे हो क्या? सर पहले मैं खाने के लिए सर मुंह में पानी ला दिया आप तो पूछ के। इधर से खा लेना। सर लोकेशन भेज रहा हूँ। यस सर। सर कम से कम दिखा के खाओ, ऐसे खा रहे। सर सच में खा रहे हैं क्या? बोले तो। सर ये धोखा है। नहीं, आगे कितनी जल्दी आ गए। हाँ हाँ, अरे नहीं बच्चे, ऑर्डर कर रहे थे। ऑर्डर ही किया है आजकल, ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना। मैम बोली होंगी ना। पिज्जा खाएंगे, तुम लग रहा है तुमसे एक्सपीरियंस हो गया कि मैम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। उसको ज्यादा क्लिनिक एक्सपीरियंस। भिजवाया आप मैम की ना, उनके लिए इसलिए बोला वो। आज हमारे करते हैं बर्थडे तो ट्रीट दे रहे हैं। चलो अब ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, तो दूसरा भी आएगा उसमें। सर एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक रिसेसिव भी सेट बैठ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। लिंक रिसेसिव यस। सर लेकिन वो एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं होगा? एक्स लिंक रिसेसिव सेट नहीं बैठेगा सर क्योंकि फीमेल में भी शो कर रहे हैं ना। तो देखो कि इसके अंदर फीमेल और मेल दोनों नॉर्मल है ना, फीमेल और मेल दोनों नॉर्मल है ना। यस सर। उस केस में डिजीज फीमेल बन रही है नेक्स्ट जनरेशन में। यस सर। कैसे यस सर। रिसेसिव वाले में कैरियर बस बनेगी, है ना, नहीं बन सकती, तो एक्स लिंक रिसेसिव इम्पॉसिबल। समझ गए ना? करता सर हूं। ऐसे भी तो हो सकता है कि फीमेल कैरियर हो। हाँ तो फिर लेकिन वो शेडेड नहीं बनाएंगे ना, फिर उसको फीमेल कैरियर तो हो सकती है, लेकिन फिर उसको तुम पूरा डार्क कलर से थोड़ी बनाओगे, इसमें तो डार्क सर पेरेंट्स में। हेलो सर। पेरेंट्स में कैरियर हो सकती है ना, बिल्कुल वही मान के तो बोल रहा हूँ, ये कैरियर मान रहा हूँ, X'(X) मेल को नॉर्मल मान रहा हूँ। क्या कोई भी फीमेल डिजीज हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे एनालाइज करना है। अब मैं तुमको वो ट्रिक बता रहा हूँ, जो ट्रिक यदि तुम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस पहले पढ़ा हुआ होगा तो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा इधर उधर कि उस तरीके को क्यों यूज कर रहे हैं सर। मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कई बार ना क्या होता है, अर्ली स्टेज में यदि हम यूज करने लग जाते हैं तो ना हमें समझ आता है कि क्या हुआ, और हम हर क्वेश्चन में वही ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनते नहीं बहुत सारे। देखो यदि कभी भी डिजीज डोमिनेंट है, यदि कभी भी डोमिनेंट डिजीज है तो उसकी एक खास बात क्या होगी कि वो अपने आप को हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस करेगी। यदि एक भी जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस करेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कभी डोमिनेंट डिजीज कि यहां तो नॉर्मल था यहां पे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास जो जीन आ रही है वो आ तो पेरेंट्स से ही है, और यदि कहीं पे भी वो जीन होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी। तो डोमिनेंट डिजीज यदि होगी तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि मदर फादर नॉर्मल है, बच्चा डिजीज हो गया और वो डिजीज डोमिनेंट निकल गई, इम्पॉसिबल। यदि ऐसा कहीं भी दिख रहा है तो 100% वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। डोमिनेंट डिजीज हर एक जनरेशन में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट डिजीज ही हर एक जनरेशन में होती है। देखो मान लो ये डोमिनेंट डिजीज था तो इस जनरेशन में भी तुम्हें दिखेगा, इस जनरेशन में भी दिखेगा, इस जनरेशन में भी दिखेगा, ऐसा हुआ डोमिनेंट डिजीज। समझ गए? यहां पर नहीं है
तो बच्चों में भी नहीं। आई बात समझे? तो पहला वाला जो पेडिग्री एनालिसिस है वो डोमिनेंट है, वो मुझे आइडिया लग रहा था पहले भी। कैसे लग रहा था कि यदि मदर फादर नॉर्मल तो बच्चा सारा नॉर्मल, किसी में भी डिजीज नहीं आ रही थी। मेरे को आइडिया लग रहा था कि ये डोमिनेंट हो सकती है, हर एक जनरेशन में प्रेजेंट था, मुझे आइडिया लग रहा था कि डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट ही होगा ये गलत है। आई बात सुनिए, ऐसा कहीं पे तुम्हें दिखेगा तो क्या होगा, ये फिक्स है कि रिसेसिव होगा। यदि पेरेंट नॉर्मल है और बच्चा जो है वो डिसीज है तो फिक्स है कि वो रिसेसिव होगा, और वो रिसेसिव ऑटोसोमल भी हो सकता है, एक्स लिंक भी हो सकता है। एक्स लिंक रिसेसिव वाले जो होंगे मोस्टली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे, फादर से मदर में और मदर से बच्चों में, मतलब मेल में, फादर से डॉटर में, फादर से डॉटर में, और जो मदर है उससे सन में, इस तरीके से ट्रांसमिट। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। क्या तुम कर पाओगे एनालिसिस? यस सर। ट्राई करेंगे सर सर एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल में कंफ्यूजन हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है? सर। अभी जैसे कि ना तो उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा कि एक्स लिंक्ड आएगा? दोनों भी आ सकते हैं। करके देखूं क्या? एक और क्वेश्चन बनाऊं क्या? यस सर प्लीज। अब एक यस क्वेश्चन अब खुद से फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है? लग रहा है। बस खाना आज मेरे को मामा। चलो ये पेडिग्री एनालिसिस करो और बताओ कि क्या है। ऑप्शन हो है तुम्हारा ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा ऑप्शन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और चौथा ऑप्शन है एक्स लिंक्ड। सर ऑटोसोमल रिसेसिव इतना जल्दी कर लिया तुमने? चेक कर, वापस से चेक करो। सर डोमिनेंट होगा। यस सर डोमिनेंट। हर पीढ़ी में दिख रहा है रेसेसिव होगा, रेसेसिव होगा। जो भी डोमिनेंट बोल रहा है वो एक चार्ट सर तो डिसीज तो अभी तो बता। होगा ना? पेरेंट्स कैरी नहीं कर रहे हैं इसलिए रेसेसिव होना यस चाहिए। सर रेसेसिव होगा। यस, ये तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ये थोड़ी देर पहले बताया, नहीं कर पा रहे तो ट्राई तो कर पूरा। डोमिनेंट डिजीज यदि मानोगे तो नॉर्मल नॉर्मल का बच्चा तो हमेशा नॉर्मल ही होगा ना बच्चे। हाँ इसीलिए बोला लेकिन राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर तुम कुछ भी कंसेप्ट। सर पेरेंट्स भी डोमिनेंट होना चाहिए वहां पर डोमिनेंट के लिए। डोमिनेंट एक भी जीन होगी तो पेरेंट में एक्सप्रेस करेगी ना। हाँ ये तो रूल होता है, एक भी जीन होगी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। दोनों ही नॉर्मल है इसका मतलब जीन ही नहीं है डिजीज वाला। डोमिनेंट सर मेल कैरियर होगा तो मेल कैरियर कौन से फीमेल फीमेल सर।
ठीक है, एक से ज्यादा भी आंसर आ रहा हो तो बोलो। तो रेस्ट भी होगा। सर सेकंड और फोर्थ वाला है क्या? सर फोर्थ लग रहा है, यस। वही ना, मैं क्लास में, क्लास के बाद में मैं फोन करता हूँ। क्या आंसर आया बोलो ना। सर सेकंड और फोर्थ। सर ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव। सेकंड फोर में से भी एक चूज कर रहा हो तो सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड। सेकंड। ज्यादा प्रायोरिटी सेकंड को रखोगे क्या? एक्चुअली भी होगा सर। सही आंसर, ज्यादा प्रायोरिटी को हम फोर को रखेंगे। क्यों हमने ज्यादा प्रायोरिटी पे फोर को रखा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, देखो ध्यान से। यस सारे जनरेशन में जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं दो ऑप्शन दूंगा इनको और फिर पूछूंगा बताओ इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया। तो फिर मैंने सोचा प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो एक्स लिंक के लिए क्रिस क्रॉस प्रायोरिटी होती है, तो वो तुम्हें दिखना चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब ध्यान, चलो एक क्वेश्चन और भी देख लो फिर। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, पेडिग्री एनालिसिस ना दिमाग का खेल है, तुम्हें ना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट मत पे मत जाओ, पूरा तरीका यूज करो। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, 4-5 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, फिर फास्ट में लग जाएगा, ठीक है, बट पहले से ही टाइम बचाने लग जाओगे तो गड़बड़ होगा। किसी बच्चे को लग रहा था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं है, ट्राई करो डोमिनेंट है कि नहीं। डोमिनेंट यदि होता है तो नॉर्मल इंडिविजुअल को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाली जीन रिसेसिव है, डिजीज वाली जीन डोमिनेंट है, नॉर्मल है तो स्मॉल है। अब इस केस में जितने भी बच्चे बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे? स्मॉल है वाले ही बनेंगे। इसका मतलब क्या इसका मतलब सारे नॉर्मल ऑप्शन है। और मैंने बता भी दिया था कि यदि नॉर्मल पेरेंट दिख रहे हो और बच्चे में डिजीज हो तो समझ लेना डोमिनेंट तो नहीं है, नहीं एक्स लिंक वाला डोमिनेंट होगा। क्यों? डिजीज ही नहीं है। नॉर्मल फीमेल एक्सेस होगी, नॉर्मल मेल एक्सवाई होगा, बच्चे सारे नॉर्मल होंगे, ये दो इम्पॉसिबल। क्लियर होगी बात? यस सर। अब सेकंड और फोर्थ जो है वो बच गया। पहले में सेकंड वाला ही मानेगा, जो तुम लोगों को लग रहा था कुछ बच्चों को कि ऑटोसोमल रिसेसिव वही मानेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव ये नॉर्मल बच्चे में कुछ डिजीज वाले दिख रहे हैं, तो क्या करें हम मान लें कि कैपिटल ए स्मॉल रिसेसिव, क्योंकि स्मॉल ए मान लेंगे तब तो इसको डिजीज होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, दिख नहीं रहा आपको डिजीज। नॉर्मल की दो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली। अब ये नहीं मानेंगे तो सारे नॉर्मल होने चाहिए, एक का ही मानो तो भी सारे नॉर्मल होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये पता पड़ रहा है कि दोनों पेरेंट यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो उस केस में क्या होगा, बच्चा जो है वो डिजीज हो सकता है। ये स्मॉल ए हो सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर। कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है और ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए। बच्चों का जीनोटाइप पता पड़ गया F1 जनरेशन का। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करो, जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो चांसेस क्या होने चाहिए? 50% लड़के 50% लड़कियां, भाई बराबर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। 50% भी मतलब मेल फीमेल में यदि हम बात करें तो 50-50 का रेशियो आना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। मेल के अफेक्ट होने के चांस है, उतने चांस फीमेल के अफेक्ट होने के हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ऑटोसोम पे है। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेल डिजीज है, फीमेल नॉर्मल है, ये एक मेल भी नॉर्मल है, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी तो है, पॉसिबल तो है, तो हमने मान लिया। अब ये डिजीज है, स्मॉल है
अब इससे बच्चों में डिजीज आ रहा है, इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये वाली पॉसिबल है हेटेरोजाइगस में। तो कुछ डिजीज हो जाए, कुछ नॉर्मल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आती है। यहाँ पर ये डिजीज है, स्मॉल है, अब फिर से कुछ नॉर्मल और कुछ डिजीज है, तो इसका मतलब स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि यहाँ पर दोनों सेक्स में होना चाहिए था, सिर्फ मेल में हो रहा है। यहाँ पर भी दोनों सेक्स में होना चाहिए था, सिर्फ फीमेल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्स से इसका लगाव ज्यादा देखने को मिल रहा है जनरेशन टू जनरेशन। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन बनाया था मैंने, रैंडमली बनाया है, मतलब ऐसे ही बनाते चलते फिरते, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है मैंने। तो यहाँ पर हमें बोल सकते हैं कि रिसेसिव जो है वो हो सकता है, बट थोड़ा सा कहीं सेक्स लिंक जैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब जरा हम चेक ही कर लें, सेक्स लिंक के लिए चेक कर लें। एक्स लिंक देखो, एक्स लिंक में नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एक्स नॉर्मल, तो सारे बच्चे नॉर्मल, लेकिन यहाँ तो बच्चों में डिजीज आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एक्स हो सकता है क्या डिफेक्टिव, फीमेल हो सकती है कैरियर है फीमेल। अब इस एक्स का हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पर y के साथ मिल सकता है x डैश y, ये x के साथ भी मिल सकता है x डैश x, हो सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। वो कैरियर हो सकती है, मेल जो है वो डिजीज हो सकता है। यदि ये वाला एक्स वाई के साथ मिला तो मेल नॉर्मल हो सकता है, ये वाला एक्स के साथ मिला तो फीमेल भी नॉर्मल हो सकता है। अरे वाह, तो बहुत ही मजा आ गया मुझे, प्रोबेबिलिटी पूरी फिट बैठ गई। जैसा मैंने अभी फर्स्ट क्रॉस बताया था तब ये भी प्रोबेबिलिटी में सेट बैठा था, बट इसमें चांसेस कम लग रहे थे। ऐसा लग रहा था एक पर्टिकुलर सेक्स में ज्यादा है। यहाँ पर हमने जब एक्स लिंक माना तो जैसा जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। Excuse me, sir. Sir, for the trait to be sex linked, most of the offspring carry करेंगे disease. नहीं, ये कोई रूल नहीं है। रिसेसिव जब होगा, रिसेसिव ट्रेट जब होगा तो उसमें क्या होगा, पेरेंट विल बी नॉर्मल and disease can be seen in offspring only when the disease is recessive, otherwise it should be present. In case of dominant, it should be present in all the generations. Sir, then how we are able to know that a trait is sex linked or autosomal? On the basis of presence in particular sex, and that you can find by making the cross. So here when you see that in this case no female should be diseased. In this case, no female should be diseased. And here you see that this female is normal, this female is normal. Then it should strike in your mind that it could be a X-linked recessive disease. Okay? Okay, sir. Thank you. You find that male can be diseased, male can be normal also, and you can see that male is diseased and male is normal also. Then it should strike in your mind that it can be X-linked recessive disease. Okay, so it is better to consider it as X-linked disease rather than autosomal. Clear? Okay, sir. वो तो दोनों सकता है, लेकिन ये पेडिग्री हमको स्पेसिफिकली गाइड कर रहा है कि देखो तुमने ये वाला अप्लाई किया तो तुमको परफेक्ट बैठ गया, इक्वेशन परफेक्ट बैठ गई तुम्हारी, ये तुमको गाइड कर रहा है। देन हियर आल्सो यदि ये फीमेल कैरियर है, ये फीमेल जो है, ये मेल जो है वो डिजीज है। नाउ इन दिस केस व्हाट यू कैन सी दैट फीमेल मेल कैन बी डिजीज और नॉर्मल। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मली बनाया, हालांकि एक डिजीज बना देता तो और अच्छा रहता, बट मैंने नॉर्मली बनाया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर तो मैंने लिखा मेल नॉर्मल, फीमेल डिजीज, लाइक दिस। सो ऑल द मेल children will be diseased, and here you can see, and all the female will be normal or carrier like this. तो क्या देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी वाली बातें जो है वो बहुत ही परफेक्टली इसके ऊपर बैठ रही है, तो इसीलिए मोर एक्यूरेटली वी विल कंसीडर इट एज टू बी X-linked recessive. क्लियर हो गई बात बच्चे?
यस सर Yes, थैंक sir. यू ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। अब तुम जो है प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह पढ़ लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ही खत्म करते हैं। ओके, सर थैंक यू इतनी सर। जल्दी? हाँ बच्चे, सर पिज्जा आ गया ना सर यस सर, आपका पिज्जा आ गया ना? आने वाला है बच्चा। वो मेरा नहीं है, वो मेरा पिज्जा नहीं है बच्चे, वो तो मैंने मंगवाया है, वो दूसरों के लिए। मैम को पिज्जा है। मैम का पिज्जा है, जुबान का पिज्जा है ना सर? सर जुबान का पिज्जा है वो। हाँ, उसको भी बहुत पसंद है। चलो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर